वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिड अबाउट द पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। हमने समझा पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, कौन कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट लगने की कंडीशंस क्या क्या है। फिर ऐसे ही हमने समझा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में सब डिटेल्स को, कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, किन कंडीशन में वो एप्लीकेबल होते हैं, और फिर कौन कौन से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमने समझा उनके डिफरेंसेस को। तो आज के लेक्चर में हम जो 5 टेस्ट हमने पढ़े थे पैरामेट्रिक के अंडर, टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन टेस्ट, इनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो लेक्चर को ध्यान से समझिएगा और लेक्चर के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अक्सर इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहता है, तो आज मैंने आपके लिए एकदम ईजीएस्ट वे में और एकदम डिटेल में ये टॉपिक को प्रिपेयर किया, सो दैट कि आपको आगे इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अपने रेजोल्यूशन को पक्का कर लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR। और इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरामेट्रिक टेस्ट हमने पढ़े। पैरामेट्रिक टेस्ट हमने पढ़े, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। जहाँ पे आप पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर के बारे में जानकारी रखते हैं, पैरामीटर के बारे में जानकारी रखते हैं। आपको पता है पॉपुलेशन का मीन, आइदर वेरिएंस, आइदर प्रोपोर्शन, कुछ ना कुछ पैरामीटर तो आपको उसका पता है। एंड सेकंड चीज, आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन रहता है किसमें, आपके पैरामेट्रिक टेस्ट में। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट में ये आपका बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट आता है आपका टी टेस्ट। टी टेस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम एस गोजे ने इसको इंट्रोड्यूस किया था अंडर द पेन नेम स्टूडेंट। देखिए, वो आयरिश की किसी कंपनी में काम करते थे और वहां पे उनको अलाउड नहीं था कि वो अपना खुद का नाम यूज करके उस टेस्ट को पब्लिश कर सके। तो इसके लिए उन्होंने अपने पेन का स्टूडेंट टी टेस्ट पेन नेम से उन्होंने इसको लॉन्च किया। ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है, इट इज यूज टू कंपेयर 2 सैंपल्स to determine if they come from the same population। देखिए, ये 2 सैंपल्स को यहाँ पे टेस्ट करता है और डिटरमाइन करता है कि वो एक ही पॉपुलेशन से आए हैं या नहीं आए हैं। तो क्या क्या कंडीशंस हैं टी टेस्ट को यूज करने की? टी टेस्ट को यूज करने की आपकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो 30 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो 30 से कम है तभी आप टी टेस्ट को यूज कर पाएंगे। वेरिएबल्स आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए, जो आपकी पैरामेट्रिक की कंडीशन है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी कि जो आपके वेरिएबल्स है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्क करना, कि आपको यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है, तब आप टी टेस्ट को यूज करते हैं। एंड सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। रैंडम मतलब ऐसे ही कोई भी पिक कर लिया, आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बेस पे आपने कोई भी सैंपल चूज कर लिया। इंडिपेंडेंट मतलब एक सैंपल के चूज करने का दूसरे सैंपल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो अगर ये सारी कंडीशन अगर पूरी हो रही हैं तो आपका आता है यहाँ पे ये टी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट यहाँ पे यूज होता है। तो चलिए अभी समझते हैं टी टेस्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप कौन कौन से हैं? यहाँ पे 3 टाइप यहाँ पे हमें मिलते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट यहाँ पे है। फिर है आपका यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, एंड फिर आपका आएगा डिपेंडेंट टी टेस्ट। एक एक करके सबको समझते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट क्या बोलता है? वन सैंपल, द टाइप ऑफ सैंपल टी टेस्ट इज यूज टू कंपेयर सैंपल मीन विद पॉपुलेशन मीन। देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सैंपल मीन को कैलकुलेट कर लिया और पॉपुलेशन मीन को यहाँ पे आपने अज्यूम कर लिया, या फिर आपको ये गिवन होता है। तो यहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट में आप उस सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों सेम है तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो डिफरेंट है तो आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर? फिर आपका आता है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्या बोलता है? इंडिपेंडेंट और ऑल्सो नोन एज अनपेयर्ड 2 सैंपल टी टेस्ट। ये इसका नाम याद रखना यहाँ पे बहुत जरूरी है।
इसको बोला जाएगा अनपेयर्ड टू सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले में 1 सैंपल की बात की, यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट में 2 सैंपल की बात कर रहे हैं जो कि अनपेयर्ड है। इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ कंपैरिजन बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ सैंपल, यानी कि 2 अनरिलेटेड ग्रुप हैं, उनके सैंपल के मीन के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल ले, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लास्ट में भी पढ़ा था कि मैन जो मैनेजर हैं उनकी सैलरी हमें कंपेयर करनी है, मैन मैनेजर सैलरी हमें कंपेयर करनी है किससे, वुमन और फीमेल मैनेजर सैलरी से। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 2 इंडिपेंडेंट है, हमें मैन मैनेजर और वुमन मैनेजर की सैलरी को यहाँ पे कंपेयर करना है। तो हम क्या टेस्ट लगाएंगे, अगर हमारी पॉपुलेशन, ये जो टोटल पॉपुलेशन है एन इज लेस देन 30, लेस देन 30 है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे टी टेस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या कंपैरिजन करना है, जो मैन मैनेजर है उनकी सैलरी और वुमन मैनेजर है उनकी सैलरी को कंपेयर करना है। तो उसके लिए हमने क्या चूज किया, हमने चूज किया इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। फिर आपका आता है डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये क्या बोलता है, इसको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज कोरिलेटेड और पेयर्ड स्टूडेंट्स टी टेस्ट। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि सारा का सारा जो कंफ्यूजन है हमारा वो नाम में ही होता है एग्जाम में। तो इसका नाम है डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या कोरिलेटेड और पेयर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट। इसमें यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इट इज पुट टू यूज इन ऑर्डर टू कंपेयर द मीन्स ऑफ 2 associated samples. In such case you have a pair of values, 2 values for the same sample. देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास एक ही सैंपल है, you have 1 sample। वहाँ पे आप कोई भी उसके ऊपर कोई भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस ट्रीटमेंट का आप बिफोर या आफ्टर पेयर कंपेयर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपके पास पेयरिंग की बात आएगी, जहाँ पे भी आपकी पेयर की बात आएगी, कोई भी टेस्ट है, वेदर वो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है या फिर आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, अगर पेयर की कहीं पे भी बात कर ली है तो वो बात करेगा सेम सैंपल के बिफोर और आफ्टर की। ये बिफोर आफ्टर कुछ भी हो सकता है, ये कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, ये मेडिकल किसी डायग्नोज से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपने किसी को कोई थेरेपी दी है, उसके बाद आपने किसी को कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस की है, उसके बिफोर आफ्टर इफेक्ट के बाद। तो यहाँ पे पेयर की जब भी बात आएगी तो आप बात कर रहे हैं एक ही सैंपल की। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे को आपने कोई स्पेशल ट्यूशन दी, उससे पहले उसके कितने मार्क्स आते थे, उसके बाद उसके कितने मार्क्स आते हैं, वो ऐसा आप कुछ बच्चों के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि सैंपल टी टेस्ट कितने टाइप का होता है, ये होता है 3 टाइप का। कौन कौन सा टाइप है, पहला टाइप है आपका यहाँ पे 1 सैंपल टी टेस्ट, 1 सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, 1 सैंपल टी टेस्ट में आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सिंपल सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन को यहाँ पे आपने कंपेयर कर लिया। पॉपुलेशन मीन को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा आपका आता है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट या इसको बोलते हैं अनपेयर्ड टी टेस्ट। अनपेयर्ड टी टेस्ट में आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 2 ग्रुप को कंपेयर किया, 2 ग्रुप के मीन को, या दो आप बोल सकते हैं, कोई भी आपने 2 ग्रुप सैंपल ग्रुप लिए और 2 ग्रुप सैंपल ग्रुप के मीन को यहाँ पे आपने कंपेयर किया। तीसरा आपका आता है फिर यहाँ पे डिपेंडेंट टी टेस्ट, जिसको आप बोलते हैं पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट में क्या किया आपने, ये जो बिफोर और आफ्टर वाला था ये आपने पेयर टी टेस्ट में यहाँ पे कंपेयर किया। तो फ्रेंड्स आई होप टी टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं टी टेस्ट क्या है। टी टेस्ट है कि जब आपके पास जो सैंपल गिवन है वो आप 30 से कम है, जो आपका वेरिएबल्स है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता है यहाँ पे, और सैंपल ऑब्जर्वेशन आर रैंडमली और इंडिपेंडेंटली सेलेक्टेड। यहाँ पे अगर ये सब चीजें हैं तो आप यूज करते हैं टी टेस्ट को। ठीक है, टी टेस्ट के टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। टी टेस्ट का अब हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, जब आपके पास यहाँ पे 1 सैंपल की बात की जाए, तो अगर मैं बात करूंगी 1 सैंपल की, मेरा फॉर्मूला होगा ये। अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे 2 सैंपल की, तो हमारा फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये है x इज इक्वल टू योर सैंपल मीन और म्यू इज इक्वल टू योर
पॉपुलेशन मीन। देखिए हमने पढ़ा था वन सैंपल टी टेस्ट क्या करता है, इट कंपेयर द सैंपल मीन विद द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, एस क्या है आपका, एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, आपको यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन तो पता ही नहीं है, तो हमेशा एज्यूम करके चलेंगे ये है आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। और एन क्या है, एन आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होनी चाहिए, क्विकली बताइएगा। चलिए, टी टेस्ट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए आपकी लेस देन 30। ठीक है, इसी तरह से टू सैंपल टी टेस्ट की अगर हम बात करेंगे, टू सैंपल टी टेस्ट में यहाँ पे क्या किया, ये जो x1 है, ये जो x बार 1 है, ये है सैंपल 1 का मीन, सैंपल 1 का मीन। x बार 2 क्या है, ये आपका है सैंपल 2 का मीन। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सैंपल 1 और सैंपल 2 दोनों को कंपेयर कर दिया। ठीक है, S1 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे किसका लिया है, ये वेरिएंस लिया है, किसका, सैंपल 1 का। ये है सैंपल 1 का वेरिएंस, यहाँ पे सैंपल 1 वेरिएंस डिनोट कर रहा है। ये S2 का स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका डिनोट कर रहा है सैंपल 2 के वेरिएंस को। और N आपको पता ही है, N क्या है, N है आपका N1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सैंपल 1, सैंपल 1, और N2 है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सैंपल 2। ठीक है, आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर नाउ। इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं समझने की जरूरत है, क्योंकि हमसे ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला पूछा जाएगा, या फिर हमें पूछा जाएगा टी टेस्ट की कंडीशंस क्या होती हैं, या फिर पूछ लिया जा सकता है कि टी टेस्ट के टाइप कौन कौन से हैं। तो आई होप ये आपको भी क्लियर हो गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट है हमारा जी टेस्ट। जी टेस्ट क्या है, ये सब है टी टेस्ट, जी टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट। किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय प्रोफेसर फिशर ने दिया था। जी टेस्ट किस लिए अप्लाई होता है, द जी टेस्ट इज अप्लाइड टू कंपेयर द सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन टू नो इफ देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम। यानी कि ये यहाँ पे सैंपल और पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करता है और देखता है कि उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है कि नहीं। अगर डिफरेंस नहीं है तो इट वुड एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, और अगर डिफरेंस है तो इट वुड एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इसमें और क्या दिया है, लाइक टी टेस्ट, जी टेस्ट आर ऑल्सो बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका जी टेस्ट भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बेस्ड होगा। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ही आप जी टेस्ट यूज करेंगे। तो जी टेस्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्टैटिस्टिकल tool in research methodology when it is being used for studies where the sample size is large। यानी कि जहां पे आपका सैंपल साइज लार्ज होगा, यानी कि n इज ग्रेटर देन 30 है, तो वहां पे आप जी टेस्ट यूज करेंगे। और अगर आपका लेस देन 30 है तो आपको पता ही है कि आप वहां पे टी टेस्ट यूज करते हैं। और इस केस में एक और चीज है कि जो जी टेस्ट में हमें वेरिएंस इज यूजुअली नोन। किसका वेरिएंस है, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस। पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें जनरली पता होता है, लेकिन टी टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, टी टेस्ट में हमने पढ़ा था कि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो हमें नहीं पता है, लेकिन जी टेस्ट में हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस पता होता है। जी टेस्ट का और दूसरा नाम क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी टेस्ट को बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट, यानी कि एस एंड डी नाम से भी जी टेस्ट को डिनोट किया जाता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट, अप्रोक्सीमेट टेस्ट और लार्ज सैंपल टेस्ट, ये नाम है आपके जी टेस्ट के। यानी कि जी टेस्ट के कौन कौन से नाम हमें पता चले हैं अभी। जी टेस्ट को बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट, अप्रोक्सीमेट टेस्ट, या फिर लार्ज सैंपल टेस्ट। अगर कहीं भी अभी आपसे इस टाइप से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इट इज टॉकिंग अबाउट द जी टेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द फॉर्मूला। जी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन विद वन सैंपल, और जी टेस्ट फॉर द डिफरेंस इन मीन। यहाँ पे एक से ज्यादा सैंपल जब आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, मोर देन वन सैंपल है, ये मोर देन वन सैंपल के लिए, और ये ऊपर वाला बात कर रहा है वन सैंपल के लिए। तो ये किस तरीके से बात करता है जी टेस्ट की, ये क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू योर सैंपल मीन, और म्यू इज योर एज्यूम्ड मीन। किसका एज्यूम्ड मीन है, ये पॉपुलेशन का। म्यू किसका एज्यूम्ड मीन है, ये पॉपुलेशन का।
स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, किसका गिवन है यहाँ पे, ये पॉपुलेशन का गिवन है, और n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसमें क्या किया हमने, सैंपल मीन को और प्लस कर दिया है पॉपुलेशन के जो अज्यूम्ड मीन है उससे डिवाइड कर दिया है आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस अपॉन में n का रूट लेके ये क्या बन जाता है, जब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका वेरिएंस। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया वेरिएंस अपॉन अंडर रूट n से, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। फिर इसी तरह से आपका आता है जी टेस्ट फॉर डिफरेंस इन मीन, यानी कि मोर देन वन सैंपल के अगर मीन में डिफरेंस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए अगर जी टेस्ट यूज करना है तो हम उसका फॉर्मूला क्या लेंगे, x1 क्या है, x1 और x2 है आपका मीन ऑफ टू सैंपल्स। यहाँ पे दो सैंपल्स के मीन आपको गिवन है जिनको आपने डिनोट किया है x1 और x2 से। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका गिवन है, ये यहाँ पे ये आपको गिवन है सैंपल का, और n1 क्या है, ये n1 और n2 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टू सैंपल। यानी कि जब आप दो सैंपल की बात कर रहे हैं तो आप सब कुछ सैंपल का ही डाटा उठाते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन के डाटा का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन का कोई डाटा यूज नहीं होता है, पॉपुलेशन का कोई डाटा यूज नहीं होगा। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका मीन सैंपल का ही होगा, पॉपुलेशन का कोई डाटा यूज नहीं होता है जब आप दो सैंपल्स की बात करते हैं। लेकिन अगर आप एक सैंपल और एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ये मीन यूज हो रहा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हो रहे हैं, ये पॉपुलेशन के यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक मीन आपका यूज हो रहा है सैंपल का, एक मीन यूज हो रहा है आपका पॉपुलेशन का। तो आई होप जी टेस्ट इज क्लियर नाउ एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जी टेस्ट को दिया किसने था, एक पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसको प्रोफेसर फिशर ने हमें दिया है। उसके बाद ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है आपके सैंपल और पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करने के लिए, या फिर दो पॉपुलेशन सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए। कब यूज होगा, जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मोर देन 30 होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आपको वेरिएंस नोन है। किसका वेरिएंस है, ये आपका पॉपुलेशन का वेरिएंस आपको नोन है। ये क्या है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके और क्या क्या नाम है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट, अप्रोक्सीमेट टेस्ट और लार्ज सैंपल टेस्ट। और फिर हमने पढ़ा इसके बाद इसके फॉर्मूलाज को। फॉर्मूला में अगर हम एक पॉपुलेशन के एक सैंपल की बात कर रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और हम एक से ज्यादा सैंपल की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे लगाते हैं। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला की पहचान होनी चाहिए। यहाँ पे जी टेस्ट की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, देखिए इतना पढ़ने के बाद तो हम खुद से भी बना सकते हैं कि जी टेस्ट की एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं। सो जी टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन स्टडीज वेयर द सैंपल साइज इज लार्जर and the variance is known. This is very 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 important। जहाँ पे सैंपल साइज लार्ज होगा आपका, यानी कि n is greater than 30 है, और आपको वेरिएंस यहाँ पे नोन है। किसका वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस, इसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन वेरिएंस, यहाँ पे आपको नोन है तो आप यूज करते हैं यहाँ पे जी टेस्ट। It is also used to determine if there is significant difference between mean of two independent sample। देखिए यहाँ पे जो ये सेकंड फॉर्मूला लगाया है, ये किस लिए लगाया है, यहाँ पे ये हम टेस्ट ही यही कर रहे हैं कि दो सैंपल्स के मीन के बीच में के सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन है तो हम यूज करेंगे यहाँ पे आपके जी टेस्ट को। जी टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू कंपेयर द पॉपुलेशन proportion to an assumed proportion or to determine the difference between the population proportion of two samples। देखिए जिस तरीके से आपका मीन होता है, जिस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसी तरह से पॉपुलेशन या सैंपल की प्रपोर्शन भी एक स्टैटिक यूज होती है जिसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हमें पता करना है कि दो सैंपल्स के मीन की, दो सैंपल्स के डिफरेंस पता करना है प्रोपोर्शन में, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दो सैंपल्स के, या फिर हमें एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और एक अज्यूम्ड प्रोपोर्शन के बीच में कंपैरिजन करना है, तो हम यूज करेंगे जी टेस्ट को। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेस्ट, एफ टेस्ट। एफ टेस्ट क्या है, एफ टेस्ट भी पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसको किसने दिया था, इसने भी सर रोनाल्ड फिशर ने ही दिया था। आपका पीछे वाला जी टेस्ट भी सर फिशर ने दिया है, और आपका एफ टेस्ट भी फिशर ने ही दिया है। यह किस लिए यूज होता है, इट इज टेस्ट फॉर नल हाइपोथेसिस दैट
टू नॉर्मल पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस का जब हमें कंपैरिजन करना है, इसका कीवर्ड ही यही है कि जब आपको वेरिएंस का कंपैरिजन करना है तो आप यूज करेंगे एफ टेस्ट को. इट इज द रेशो ऑफ टू वेरिएंस. एफ टेस्ट को डिनोट ही कैसे किया जाता है, एफ टेस्ट को डिनोट ही ऐसे किया जाता है, ये आपका वेरिएंस 1 हो गया, ये हो गया आपका वेरिएंस 2, तो ये हो गया आपका एफ टेस्ट. ये क्या बन गया, ये बन गया रेशो. तो यानी ये क्या कर देता है, ये कर देता है सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई किस चीज को कर रहा है, ये सिंप्लीफाई कर रहा है आपकी कैलकुलेशन को, क्योंकि ये रेशो में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है. इट चेक द इक्वलिटी ऑफ सैंपल वेरिएंस. इक्वलिटी चेक करता है सैंपल वेरिएंस की, यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी एफ स्टैटिस्टिक, ये जितनी कम होगी एफ टेस्ट की वैल्यू जितनी कम होगी, आपके दो सैंपल के बीच में, दो सैंपल के वेरिएंस के बीच में, दो सैंपल के वेरिएंस के बीच में डिफरेंस नहीं, उतना कम होगा. आपके बीच डिफरेंस उतना ही कम होगा ना, कम होगा. ये आपको हमेशा याद रखना है. जितनी एफ टेस्ट की वैल्यू कम आएगी उतना ही ये जो वेरिएंस 1 और वेरिएंस 2 इनके बीच में डिफरेंस कम होगा. तो ये क्या अजम्पशन पे चलता है, इट एज्यूम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल. ये मान के चलता है कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, यानी कि ये आपका बेल शेप की पॉपुलेशन है. आपकी मिडिल वैल्यू की 50% वैल्यू इधर है, 50% वैल्यू इधर है. सैंपल्स आर ड्रॉन रैंडमली एंड इंडिपेंडेंट. सैंपल्स को इंडिपेंडेंटली और रैंडमली सेलेक्ट किया गया है. तो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. एफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, वेरिएंस ऑफ सेट 1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ सेट 2. वेरिएंस को कैसे डिनोट करते हैं, वेरिएंस को डिनोट करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के स्क्वायर से. वेरिएंस ऑफ सेट 1 डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ सेट 2, इनका रेशो लेते हैं तो ये आ जाती है आपकी एफ वैल्यू. इसलिए यूज होता है, ये यूज होता है टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज. द एफ टेस्ट फॉर्मूला इज यूज्ड, कि हमें दो सेट्स की अगर वेरिएंस की वैल्यू को कंपेयर करना है तो हम एफ टेस्ट को यूज करेंगे. टू बी अप्लाइड टू एफ टेस्ट, एफ डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द नल हाइपोथेसिस, वी फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ टू गिवन ऑब्जर्वेशन एंड देन कैलकुलेट द वेरिएंस. देखिए पहले हमें क्या करना पड़ता है कि ये वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए, इस एफ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा. मीन हमें किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन हमें जो दो डाटा सेट गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी वुड कैलकुलेट द मीन. स्टेप 1 क्या आएगा, कैलकुलेट मीन. किसका, मीन 1 और मीन 2 हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, वी वुड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फिर हम बोल सकते हैं कि हम वेरिएंस वहां पे कैलकुलेट करेंगे. इसको वेरिएंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इसको हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं n-1 ऑब्जर्वेशन से. यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स को. तो ये कैसे यूज कर रहे हैं, हमने x में से डाइवेट किया मीन को, उसका हमने समीशन का स्क्वायर ले लिया और डिवाइड कर दिया n-1. जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनमें से एक माइनस करके तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं. तो ये n-1 को यहाँ पे आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली जब हम पॉपुलेशन का डाटा लेते हैं तो यहाँ पे नीचे सिंपल n लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम सैंपल के डाटा से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे n-1 लेते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अनोवा. अनोवा क्या है, अनोवा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए पहले. दिस इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस का हम एनालिसिस कर रहे हैं. ये किसने दिया था, इट वाज डेवलप्ड बाय सर रोनाल्ड फिशर. अभी रोनाल्ड फिशर जी ने क्या क्या दे दिया है, इन्होंने दे दिया है हमें जी टेस्ट, इन्होंने दे दिया है हमें एफ टेस्ट, और अभी इन्होंने ही दे दिया है अनोवा टेस्ट. ठीक है, हमारे लिए तो याद करना इजी है, इतने सारे टेस्ट एक ही बंदा दे रहा है. तो ये क्या है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट एंड जी टेस्ट. ये आपके टी टेस्ट और जी टेस्ट की एक एक्सटेंशन है, यानी कि उसी को ही आगे बढ़ाया गया है. So analysis of variance is a statistical technique that is used to check if the mean of two or more group are significantly different from each other. देखिए फ्रेंड, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है ये.
यहाँ पे सिंपल अनोवा कब यूज करेंगे, जब हमें यहाँ से 2 से ज्यादा सैंपल या 2 से ज्यादा ग्रुप हमें गिवन। तो वेरी सिंपल हमें याद रखना है, एक ही कीवर्ड है, अगर हमें 2 से ज्यादा ग्रुप, 2 से ज्यादा सैंपल्स का अगर हमें यहाँ पे मीन कंपेयर करना है या कोई भी स्टैटिस्टिक हमें उनकी कंपेयर करनी है तो हम यहाँ पे अनोवा का यूज करते हैं। तो अनोवा क्या यूज करता है, अनोवा यूज करेगा एफ स्टैटिस्टिक को टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ मीन्स एंड द रिलेटिव वेरिएंस बिटवीन देम। एफ स्टैटिस्टिक क्या है ये हमने अभी भी पढ़ा, फिर से भी पढ़ लेते। The statistic which measure if the mean of different samples are significantly different or not, it is called F ratio। ठीक है, दो स्टैटिस्टिक, दो डिफरेंट सैंपल्स के मीन के बीच में, दो सैंपल्स के मीन के बीच में अगर डिफरेंस को निकालना है तो हम एफ रेशो कैलकुलेट करते हैं। जितना एफ रेशो आपका कम होगा, लोअर द एफ रेशो मोर सिमिलर आर द सैंपल मीन, उतना आपका सैंपल मीन, दोनों सैंपल्स का मीन सिमिलर है। सो इन दैट केस वी कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस तो बात ही सिमिलरिटी की करता है, तो यहाँ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी, विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी। इसको अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है एम एस बिटवीन और एम एस विद इन, यानी कि जो आपके दो ग्रुप हैं उनके बीच में डिफरेंस यानी कि वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स और वेरिएंस विद इन ग्रुप्स, विद इन ग्रुप्स। ठीक है, तो अनोवा इस टेक्निक को यूज करके आपका 2 से ज्यादा सैंपल्स के मीन को कंपेयर करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, सिंपली समझ लेना है अनोवा क्या है। अनोवा इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। किसने दिया था, सर रोनाल्ड फिशर था। किसका एक्सटेंशन है, टी टेस्ट और जी टेस्ट का एक्सटेंशन क्यों है, क्योंकि उसमें हम 2 ही ग्रुप तक का कंपेरिजन करते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम 2 से ज्यादा ग्रुप होते हैं उनके बीच में मीन के डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने देखा कि ये क्या यूज करता है, इट यूज द एफ स्टैटिस्टिक। एफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट इज द लाइक वेरिएंस का कंपैरिजन है, आपके सैंपल 1 और सैंपल 2 के वेरिएंस के बीच में कंपैरिजन है। जितना एफ स्टैटिस्टिक कम होगा उतना ही आपका वेरिएंस और 2 मीन इक्वल होंगे आपके। ठीक है, तो 2 टाइप के अनोवा हम यहाँ पे यूज करते हैं। टाइप 1 अनोवा क्या है, वन वे अनोवा, और 2 से ज्यादा अगर वेरिएबल हैं आपके तो हम यूज करते हैं यहाँ पे 2 वे अनोवा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, जिनको हम मॉडिफाई करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिनके ऊपर रिजल्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो जिस स्टडी में वहां पे अगर आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप यूज करेंगे 1 वे अनोवा को। अगर आपका 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप यूज करेंगे 2 वे अनोवा को। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एग्जाम्पल के साथ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे लिया है फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर टाइप। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फ्रूट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फर्टिलाइजर यहाँ पे अगर हम 1 या 2 यूज कर रहे हैं तो हम ये लोग यूज कर सकते थे टी टेस्ट या जी टेस्ट को, लेकिन हम यहाँ पे 3 फर्टिलाइजर की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया कि अगर हम ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं या बी फर्टिलाइजर यूज करते हैं या सी फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो जो फ्रूट प्रोड्यूस्ड होता है, वो जो क्वांटिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड है वो कितनी होती है। तो हम मान के चलते हमें इन तीनों से कंपेयर करना है कि ए फर्टिलाइजर को यूज करके कितना फ्रूट प्रोड्यूस हुआ, बी फर्टिलाइजर को यूज करके कितना फ्रूट प्रोड्यूस हुआ, सी फर्टिलाइजर को यूज करके कितना फ्रूट प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। तो फर्टिलाइजर टाइप क्या है, फर्टिलाइजर टाइप है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिसका असर उस पर आ रहा है। तो फ्रूट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक है। तो आपका कौन सा टेस्ट यूज होगा इसमें यूज होगा आपका 1 वे अनोवा टेस्ट। फिर इसी तरह से आपका आता है 2 वे अनोवा। 2 वे अनोवा क्या है, यहाँ पे इसमें आपका इंडिपेंडेंट, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आपका फर्टिलाइजर टाइप, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग। देखिए भाई अब तो यहाँ पे और कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने कर दिया। डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक है आपको फ्रूट प्रोड्यूस करना है। तो फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए आप उसमें क्या क्या बदलाव कर रहे हैं, आप डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, उसके साथ आप वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। मतलब आप पहले हफ्ते में 2 बार पानी देते थे, फिर हफ्ते में 3 बार पानी दिया आपने, फिर हफ्ते में
4 बार पानी दे के देखा आपने, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो कितने वेरिएबल्स को आप चेंज कर रहे हैं? यहाँ पे आप चेंज कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स को, एक आप फर्टिलाइजर को, दूसरा आप वाटर की फ्रीक्वेंसी को, और उसका असर देख रहे हैं आप कितना फ्रूट आपके खेत में प्रोड्यूस्ड होगा। तो अगर इस तरह के आपको 2 इंडिपेंडेंट या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करने पड़ रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे 2 वे अनोवा को, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेस्ट। जो आपका लास्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है वो क्या है? वो है आपका कार्ल पियर्सन्स रैंक टेस्ट का, कार्ल पियर्सन्स रैंक कोरिलेशन टेस्ट। इसके बारे में कोरिलेशन के अंडर हम डिटेल में पढ़ चुके, लेकिन अगर हम इसको पैरामेट्रिक टेस्ट में पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं आपको इसके एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। सो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन इज अ पैरामेट्रिक कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है। इसलिए यूज होता है, the Pearson correlation coefficient is probably the most widely used measure for linear relationship between two normally distributed variable, ठीक है। 2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल है, उनके बीच में लीनियर रिलेशन को ये फाइंड आउट करता है, ठीक है। नॉन लीनियर को ये फाइंड आउट नहीं करेगा, लीनियर रिलेशनशिप को ये फाइंड आउट करेगा। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट भी इसको बोला जाता है। ये क्या करेगा? इट एस्टिमेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल। ये बताता है कि 2 वेरिएबल हैं वो आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है। अगर है तो उसकी डिग्री क्या है, मतलब परफेक्टली कोरिलेटेड है या फिर मॉडरेटली या फिर हाईली या फिर नॉन एकदम लो लेवल पे कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ये इस तरीके से उसको बताता है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया, डज द नंबर ऑफ आवर्स अ पर्सन स्पेंड्स ऑन सोशल मीडिया अफेक्ट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्लीप एट नाइट। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल यहाँ पे लिए हैं। एक तो यहाँ पे लिया है सोशल मीडिया पे उसने जो टाइम स्पेंड किया वो, और उसका असर दिखना चाहिए फिर उसकी स्लीप पे, वो जो टाइम स्पेंड करता है उस पे। इन दोनों के बीच में, सोशल मीडिया और नींद के बीच में क्या रिलेशन है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो ये फाइंड आउट करेंगे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की हेल्प से। तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम बोलते हैं कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें 2 वेरिएबल गिवन है, ये x गिवन है, हमें यहाँ पे ये y गिवन है। मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ। तो ये हमें गिवन है 4, 6, 12 और 16, ऐसे ही कुछ भी मैंने ले लिया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम x का मीन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, फिर हम y का मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर x और y के मीन को आपस में डाइवेट कर देंगे, x में से x का मीन माइनस कर देंगे, y में से y का मीन माइनस कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा ये समीशन ऑफ x y, इन दोनों को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर नीचे हम क्या करेंगे, ये जो हमने मीन का डाइवेशन निकाला था इसका स्क्वायर का समीशन ले लेंगे, उसको फिर y के डाइवेशन के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई उसको करके अंडर रूट कर देते हैं। ये फॉर्मूला आप पहले कर चुके हैं। तो डिग्रीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेस देन 0 है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन की वैल्यू अगर यहाँ पे 0.5 से ज़्यादा आ रही है तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है। 0.75 आना चाहिए, ये 0.75 से अगर ज़्यादा आ रही है तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, और 0.25 अगर ये आ रही है तो ये आपका आएगा लो डिग्री, और अगर ये 0. r ग्रेटर देन 0.5 तो ये आएगा आपका मॉडरेट यहाँ पे मॉडरेट कोरिलेशन है। इसको प्लस माइनस दोनों ही तरीके से हो सकता है, अगर प्लस है तो पॉजिटिव मॉडरेट, माइनस है तो नेगेटिवली मॉडरेट कोरिलेशन यहाँ पे हो सकता है। तो ये चारों हमने आज पढ़ लिए हैं। कौन कौन से हमने पढ़े हैं? हमने पढ़ा, सबसे पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में जो हमने पढ़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा नहीं है। तो पहला हमने पढ़ा टी टेस्ट को किसने दिया था? टी टेस्ट को दिया है विलियम्स एस गोजे ने। किस नाम से दिया है? स्टूडेंट नाम से दिया है। किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है ये कंपेयर करने के लिए, 2 सैंपल को आपस में कंपेयर करने के लिए, उनके मीन को कंपेयर करने के लिए कि वो सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ किए गए कि नहीं। कब यूज होता है? जब आपकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन 30 से कम है, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन आपको मालूम नहीं है, और आपने जो सैंपल चूज किया वो रैंडम और इंडिपेंडेंट चूज किया है, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए आपने फिर इसको टाइप्स को पढ़ा, वन सैंपल टी टेस्ट, उसको
आपने क्या किया, वो सैंपल और पॉपुलेशन के मीन को यहाँ पे कैलकुलेट कंपेयर करता है। फिर आपका आता है टू सैंपल टी टेस्ट, इसको बोला जाता है अनपेयर्ड टू सैंपल टी टेस्ट। इसलिए यूज होता है कंपेयर करने के लिए मीन ऑफ टू अनरिलेटेड ग्रुप के सैंपल को, जो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू याद रखेंगे। का एग्जाम्पल है कि मैन मैनेजर की सैलरी और वुमन मैनेजर की सैलरी को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। फिर आपका डिपेंडेंट टी टेस्ट है, डिपेंडेंट को पेड बोलते हैं। पेड जहाँ पे भी आ गया वहां पे आपको याद रखना है, आप एक ही सैंपल ले रहे हैं, उसको कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं बिफोर और आफ्टर, उसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आपका इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। फॉर्मूला जब आप एक सैंपल के लिए यूज करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, जो आप इसको दो सैंपल के लिए यूज करेंगे तो आप ये फॉर्मूला से इसको यूज करेंगे। तो फॉर्मूला में कुछ आपको रटना नहीं है, सिंपल याद करना है। एक फॉर्मूला है तो ये सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर कर रहा है, दो सैंपल है तो ये दो सैंपल के मीन को आपस में कंपेयर कर रहा है। बस अगर आपने ये याद रख लिया तो फॉर्मूला ऑब्वियसली आपको याद ध्यान में आ जाएगा। जी टेस्ट है, फिर जी टेस्ट क्या है? जी टेस्ट भी पैरामेट्रिक टेस्ट है। किसने इसको दिया था? प्रोफेसर फिशर ने इसको दिया था। क्या किस लिए यूज होता है? ये उस केस में यूज होता है सैंपल और पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए कि उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। तो ये किस लिए कब यूज होगा? जब आपका पॉपुलेशन ज्यादा होगी, यानी कि n आपका ग्रेटर देन 30 होगा, और इस केस में आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस नोन होता है। इसको किस अलग अलग नाम से जानते हैं? इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल, डेविएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट, अप्रोक्सीमेट टेस्ट और लार्ज टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने समझा कि एक सैंपल अगर गिवन है तो हमें उसमें एक सैंपल की फिगर यूज करते हैं, एक पॉपुलेशन का मीन हम यूज करते हैं और वेरिएंस यूज करते हैं। और अगर हमें दो सैंपल गिवन है तो हम उनके बीच में डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे हमने प्लस किया, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इसमें हम लोग एक सैंपल गिवन है तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे हमें दो सैंपल गिवन है तो उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं। क्लियर यहाँ पे? तो मूविंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन ये सिंपल आपको पता है कि सैंपल साइज लार्ज है, वेरिएंस आपको नोन है। आपको जानना है कि दो मीन इंडिपेंडेंट सैंपल के मीन के बीच में डिफरेंस अगर ये जानना है आपको तो आप इसको यूज करते हैं, या फिर आपको उसके अज्यूम्ड प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को कंपेयर करना, या फिर दो सैंपल के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को आपको यहाँ कंपेयर करना है तो आप यूज करते हैं जी टेस्ट। क्लियर? फिर हमने पढ़ा एफ टेस्ट के बारे में, इसको भी सर रोनाल्ड फिशर ने दिया था, और ये किस लिए यूज होता है इसका हमेशा याद रखना, ये वेरिएंस के कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो रेशो ऑफ टू वेरिएंस है ये, वेरिएंस 1 और वेरिएंस 2। वेरिएंस जितना कम होगा उतना ही ये सिमिलर होंगे, उतना ही हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसमें भी ये सेम अजम्पशंस लेके चलता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हमने वेरिएंस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय वेरिएंस 1 डिवाइड बाय वेरिएंस 2, इनका रेशो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है कि जब आपका दो से ज्यादा सैंपल का मीन आपको बीच में उनके डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तब आप अनोवा यूज करते हैं। अनोवा एफ स्टैटिस्टिक्स को यूज करता है, और ये एक्सटेंशन है टी टेस्ट और जी टेस्ट का। वन वे अनोवा कब यूज करेंगे? जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। टू वे अनोवा कब यूज करेंगे? जब आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तब आप यूज करेंगे टू वे अनोवा। इसी तरह से हमने कार्ल पियर्सन का रैंक कोरिलेशन टेस्ट समझा। ये किस लिए यूज होता है? इट डिटरमाइन द एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। जब हमें एस्टिमेट करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू, तो हम यूज करेंगे कार्ल पियर्सन का टेस्ट। इसके लिए हमने एग्जाम्पल समझा, एक बंदा सोशल मीडिया पे जितने घंटे स्पेंड करता है उसका उसके नींद के घंटों पे क्या असर पड़ता है, और इसका फिर हमने फॉर्मूला देखा। फॉर्मूलाज के बाद हमने उसकी डिग्रीज को देखी। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे इन चार तरीके के कोरिलेशन, चार तरीके के पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। कौन कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट हमने पढ़े, मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है। सो ये ऑल पैरामेट्रिक टेस्ट आपको हमेशा याद रहेंगे, और इवन आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी ये नॉलेज आपको काम में आएगी। तो अगर आपको समझ में आया है तो डू गिव योर फीडबैक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट इट पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।